आज फिर आपका मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज का जो विषय है ना, अरे हाँ, विषय तो बहुत ही शानदार है। तो स्वागत है सभी का एग्जाम सक्सेस क्विज चैनल के इस नए डीप डाइव में। और अगर ये चर्चा फायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि आज हम सिर्फ सवालों के जवाब रटने नहीं वाले हैं। सही कहा। अगर सिर्फ रट्टा मारना हो तो पीडीएफ और किताबें तो बहुत सारी पड़ी है मार्केट में। हाँ, वो तो है ही। लेकिन आज का हमारा मिशन कुछ और है। आज हम सीपीसीटी टर्मिनल क्विज यानी सीपीटी के जो नोट्स हैं उनका इतनी गहराई से विश्लेषण करेंगे कि इसके पीछे का जो असली लॉजिक है वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। एकदम सही। क्योंकि जब हम किसी चीज का क्यों समझ लेते हैं ना, तो परीक्षा में सवाल कितना भी घुमा कर आ जाए, गलती होती ही नहीं है। ग्लोबल दुनिया में छलांग लगाएंगे और आखिर में कंप्यूटर की जो असली मातृभाषा है यानी बाइनरी, वहां तक का सफर तय करेंगे। ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं उंगलियों के जादू से, मतलब हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। मुझे तो ये शॉर्टकट्स बिल्कुल उन वीडियो गेम्स के चीट कोड्स की तरह लगते हैं। चीट कोड्स, हाँ, ये तुलना काफी सटीक है ना? मतलब भारी दबाव के समय या अचानक से काम की स्पीड बढ़ा देते हैं। अब नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प शॉर्टकट दिया गया है। कौन सा वाला? ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+F12, मतलब CTRL+F12। इससे पहले से सेव की गई फाइल को खोला जाता है। बिल्कुल खोला जाता है। लेकिन यहीं पर एक वैचारिक उलझन पैदा होती है। वो कैसे? देखिए, अगर Ctrl+O से पहले ही फाइल खुलती है, जो कि याद रखने में भी बहुत आसान है क्योंकि O से ओपन होता है, तो फिर इस Ctrl+F12 को सिस्टम में जगह क्यों दी गई है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब अगर एक ही काम करना है तो दो शॉर्टकट रखकर सिस्टम को भारी क्यों बनाया गया है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कंप्यूटर सिस्टम्स जानबूझकर एक ही काम के कई रास्ते देते हैं। अच्छा, जानबूझकर? बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि डिजाइनर्स बस कंफ्यूजन पैदा करना चाहते थे। इसका सीधा ताल्लुक इतिहास और सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी से है। इतिहास मतलब पुराने कंप्यूटर्स से? हाँ, कई पुराने सॉफ्टवेयर या डॉस आधारित सिस्टम्स में Ctrl+O किसी और कमांड के लिए रिजर्व्ड होता था, तो वहां Ctrl+F12 एक स्टैंडर्ड की तरह काम करता था। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आज के जो आधुनिक सॉफ्टवेयर हैं वो दोनों को सपोर्ट करते हैं, ताकि जिन लोगों की उंगलियां दशकों से पुराने शॉर्टकट्स पर सेट हैं, उन्हें नई तकनीक पर आने में परेशानी ना हो। मतलब पुरानी और नई दोनों पीढ़ियों के यूजर्स का पूरा ध्यान रखा गया है। ये तो सबको साथ लेकर चलने वाली बात हो गई। बिल्कुल। टेक कंपनी अपनी पुरानी ऑडियंस को खोना नहीं चाहती। इसी तरह नोट्स में एक और शॉर्टकट है Alt+F। इसका इस्तेमाल फाइल मेन्यू खोलने और एक्टिव आइटम्स को मैनेज करने के लिए होता है। हाँ, ये भी रोजमर्रा के काम में बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन असली समय बचाने वाला शॉर्टकट तो नेविगेशन में है। एक परिस्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई 50 पन्नों की रिपोर्ट टाइप कर रहा है और डेडलाइन सिर पर है। हाँ, डेडलाइन में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अब अगर बीच में किसी लाइन को एडिट करना है और वो इंसान सिर्फ राइट एरो दबाता है तो कर्सर एक एक अक्षर खिसकता है, जो कि बहुत ही झल्लाहट भरा काम है। बिल्कुल। उस तनाव के समय में वो बहुत धीमा लगता है। लेकिन जैसे ही इसके साथ कंट्रोल दबाकर Ctrl+राइट एरो का इस्तेमाल होता है, कर्सर पूरा का पूरा एक शब्द जंप करने लगता है। और अगर इसी तरह Ctrl+लेफ्ट एरो दबाया जाए तो वो एक पूरा शब्द पीछे की तरफ जंप करेगा। मतलब सीधा एक एक शब्द की छलांग। हाँ, इसे तकनीकी भाषा में वर्ड बाउंड्री नेविगेशन कहते हैं। वर्ड बाउंड्री नेविगेशन? हाँ, सुनने में काफी भारी शब्द लग रहा है। काम बहुत आसान है इसका। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता होता है कि स्पेस बार कहाँ दबाया गया है और वो सीधे एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक कर्सर को छलांग लगाने का निर्देश देता है। तो जब समय कम हो तो ये छोटी छोटी छलांगें मिलकर मिनटों का समय बचा लेती हैं। और टाइपिंग की जो उंगलियों की थकान होती है वो भी तो कम होती है ना। सही बात है। लेकिन सिर्फ शब्द दर शब्द कूदना तो आधी ही समस्या का हल है। वो कैसे? मान लीजिए 1000 पन्नों की कोई पीडीएफ फाइल है और उसमें एक खास नाम या कोई खास डेटा ढूंढना है। तब तो शब्दों पर छलांग लगाना भी घंटों का काम हो जाएगा। बिल्कुल। यहीं पर सिस्टम नेविगेशन से हटकर सीधे इंस्टेंट रिट्रीवल पर आ जाता है। Ctrl+A से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। हाँ, ऑल सेलेक्ट। और Ctrl+F दबाने से फाइंड नेविगेशन पेन खुलता है।
बस शब्द टाइप किया और पूरे 1000 पन्नों में से वो शब्द तुरंत स्क्रीन पर हाईलाइट हो जाता है। ये तो हर स्टूडेंट का सबसे पसंदीदा शॉर्टकट है ना? हालांकि इन सब में एक चीज सोचने पर मजबूर करती है। क्या? वो है हमारी मॉडिफायर कीज, जैसे कि कंट्रोल और शिफ्ट। मॉडिफायर कीज। नोट्स साफ-साफ कहते हैं कि ये अकेले कुछ नहीं करती। अगर कोई सिर्फ शिफ्ट दबाए रखे तो स्क्रीन पर कुछ टाइप ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे ये कीज किसी फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह हैं। तो ये बहुत ही शानदार उपमा है। ये कीबोर्ड के सपोर्टिंग एक्टर्स ही हैं। मतलब अकेले इनका कोई वजूद नहीं है। देखिए, जिस तरह एक फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर के आने से मेन हीरो के किरदार में गहराई आ जाती है ना, हाँ, वैसे ये शिफ्ट या कंट्रोल कीज मेन कमांड के लिए रास्ता तैयार करती हैं। ठीक है। तकनीकी स्तर पर समझे तो जब कीबोर्ड पर कोई नॉर्मल की दबाई जाती है तो वो एक खास इलेक्ट्रिकल सिग्नल मदरबोर्ड को भेजती है। ठीक है, एक नॉर्मल सिग्नल गया। लेकिन जब मॉडिफायर की को दबाकर रखा जाता है तो वो उस सर्किट का रास्ता थोड़ा सा बदल देती है। अच्छा, रास्ते ही बदल देती है। हाँ, इसलिए जब कंट्रोल के साथ सी दबाया जाता है तो सी टाइप होने के बजाय कॉपी का सिग्नल जनरेट होता है। ये कीबोर्ड के नॉर्मल बिहेवियर को हार्डवेयर के स्तर पर मॉडिफाई कर देती है। तभी इन्हें मॉडिफायर कहा जाता है। ये मॉडिफिकेशन वाला लॉजिक वाकई काम को आसान बना देता है। बिल्कुल बनाता है। अब इस लोकल कंप्यूटर की दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ी बड़ी बात करते हैं, पूरी दुनिया से जुड़ने की बात। मतलब इंटरनेट की तरफ चलते हैं। हाँ, शॉर्टकट्स तो लोकल समय बचाते हैं, लेकिन इंटरनेट तो हमें ग्लोबल बनाता है ना। इसमें कोई शक नहीं है। नोट्स में ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच का अंतर बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि गूगल, बिंग और याहू सर्च इंजिन्स हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क है, विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही कैटेगराइजेशन है ये। तो इन सब का असली मतलब क्या है? अक्सर लोग क्रोम और गूगल को एक ही मान लेते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं। वो कहते हैं गूगल खोल लिया, जबकि असल में क्रोम खोला जाता है। मुझे ये कुछ ऐसा लगता है जैसे ब्राउजर एक गाड़ी है और सर्च इंजन उस गाड़ी के अंदर लगा हुआ जीपीएस। गाड़ी और जीपीएस वाला ये नजरिया इस पूरी अवधारणा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पष्ट कर देता है ना? वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस के अंदर इंस्टॉल होता है, ठीक उसी तरह जैसे घर के गैरेज में खड़ी कोई गाड़ी हो, जो हमें सड़क पर ले जाएगी। हाँ, ये इंटरनेट की सड़कों पर चलने की सुविधा देता है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया इतनी विशाल है कि वहां बिना पते के खो जाना एकदम तय है। अरबों पेजेस है वहां। यहीं पर सर्च इंजन यानी आपके जीपीएस का काम शुरू होता है। जब कोई कीवर्ड टाइप किया जाता है तो सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब यानी www के अरबों पेजों को छानकर सही रास्ता या जानकारी ढूंढ कर लाता है। मतलब ब्राउजर के बिना इंटरनेट पर कदम नहीं रखा जा सकता और बिना सर्च इंजन के सही जानकारी तक पहुंचा नहीं जा सकता। एकदम साफ हो गया ये तो। इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी बात वेबसाइट के बारे में है। नोट्स बताते हैं कि वेबसाइट एक डोमेन नेम के अंदर वेब पेजेस, इमेजेस और वीडियो का एक कलेक्शन होती है। एक पूरा कलेक्शन। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन नेम उस घर का पता हो गया और वेबसाइट वो पूरा घर है जिसके अंदर अलग-अलग कमरे यानी वेब पेज है? एकदम सही एनालॉजी है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, वो असल में नंबरों का एक बहुत ही जटिल जाल होता है, जो कि इंसानों को याद रहने से रहा। बिल्कुल, उसे याद रखना मुश्किल है। इसलिए डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस उन नंबरों को एक आसान नाम दे देता है, जैसे google.com या facebook.com। हाँ, ताकि लोग सीधे उस पते पर पहुंच सकें बिना नंबर रटे। बहुत खूब। अब संचार के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी ईमेल। आज के समय में कॉर्पोरेट दुनिया की जान है ईमेल। बिल्कुल। नोट्स स्पष्ट करते हैं कि नया ईमेल लिखते समय, जिसे कंपोज करना कहते हैं, वहां टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और सेंड का ऑप्शन होता है। ये बेसिक फील्ड्स हैं। लेकिन वहां फॉरवर्ड यानी पुनः भेजें का ऑप्शन नहीं होता। ये बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है एग्जाम्स के लिए। हाँ, एग्जाम के दबाव में कोई भी ये गलती कर सकता है। कोई भी सोचेगा कि फॉरवर्ड तो ईमेल का ही हिस्सा है, तो वो कंपोज विंडो में भी होना चाहिए। लेकिन लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये है कि जो मैसेज अभी लिखा ही जा रहा है, जिसका अभी कोई वजूद ही नहीं है, उसे फॉरवर्ड कैसे किया जा सकता है? फॉरवर्ड तो उसी चीज को किया जाएगा ना जो पहले से इनबॉक्स में आ चुकी हो। ये एकदम तार्किक बात है। फॉरवर्डिंग का पूरा आर्किटेक्चर ही इस बात पर निर्भर करता है कि कोई डेटा पहले से सर्वर पर मौजूद हो, जिसे बस एक नए पते पे रीडायरेक्ट करना है। बिल्कुल। नई कंपोज विंडो में ऐसा कोई डेटा होता ही नहीं है, इसलिए फॉरवर्ड का बटन वहां देना तकनीकी रूप से अर्थहीन होगा। और इसी ईमेल में जो बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, वो तो किसी सुपर हीरो की ढाल से कम नहीं लगता मुझे। प्राइवेसी के मामले में तो बिल्कुल है। नोट्स के मुताबिक इसका इस्तेमाल प्राइवेसी बनाए रखने के लिए होता है,
ताकि टू और सीसी में जिन लोगों के नाम हैं उन्हें ये बिल्कुल पता ना चले कि ये सेम ईमेल और किसे भेजा गया है। ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में बहुत काम आता है। मान लीजिए किसी कंपनी में एक साथ 1000 ग्राहकों को मेल भेजना है। एक प्रमोशनल मेल। हाँ, अब अगर सबका नाम सीसी में डाल दिया जाए तो हर ग्राहक को बाकी 999 लोगों की ईमेल आईडी दिख जाएगी, जो कि डेटा प्राइवेसी का बहुत बड़ा उल्लंघन है। वही तो बीसीसी से हर किसी को यही लगेगा कि ईमेल सिर्फ उसी को आया है। और सिर्फ प्राइवेसी ही नहीं, इसके अलावा इसका एक सर्वर लेवल फायदा भी है। वो क्या? सर्वर को कैसे फायदा होता है बीसीसी से? देखिए, अगर 1000 लोगों के ईमेल एड्रेस 2 या सीसी में डाल दिए जाएं, तो उस ईमेल का जो हेडर साइज होता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, हेडर भारी हो जाता है। हाँ, और ऐसे भारी हेडर वाले ईमेल्स को अक्सर ईमेल प्रोवाइडर्स के स्पैम फिल्टर्स ब्लॉक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई जंक मेल है। अरे बाप रे, मतलब ईमेल पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो बीसीसी इस तकनीकी रुकावट से भी बचाता है। ये तो एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई। इसी ईमेल में एक और तकनीकी चुनौती आती है, अटैचमेंट्स की। फाइल अटैच करने की लिमिट। जीमेल में सीधे तौर पर सिर्फ 25 MB तक की फाइल ही अटैच की जा सकती है। हाँ, ये लिमिट काफी समय से है। अगर फाइल 25 MB से बड़ी है तो जीमेल उसे ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव के लिंक में बदल देता है। अब आज के समय में 25 MB की लिमिट बहुत छोटी लगती है ना? जब एक साधारण सा फोन का वीडियो भी 100 MB से ऊपर का होता है। लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है। ऐसा लगता है जैसे टेक कंपनियां जानबूझकर यूजर्स को रोक रही हैं या कंजूसी कर रही हैं। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ एक कंजूसी या लिमिट नहीं है। इसके पीछे पूरा एक तकनीकी और इंजीनियरिंग का विकास छुपा है। अच्छा, वो कैसे? जब ईमेल की शुरुआत हुई थी तो वो मुख्य रूप से सादे टेक्स्ट यानी प्लेन टेक्स्ट के आदान प्रदान के लिए बना था। उसका आर्किटेक्चर बड़ी फाइल्स के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था। मतलब वो सिर्फ चिट्ठियों की तरह था। बिल्कुल। फिर जैसे जैसे इंटरनेट तेज हुआ, लोगों ने इमेजेस और बड़ी बड़ी फाइल्स भेजना शुरू किया। अब विचार कीजिए, दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं। हाँ। अगर वो सब एक GB की फाइल एक साथ ईमेल से भेजने लगें तो कंपनियों के सर्वर्स की क्या हालत होगी? वो तो धुआं छोड़ देंगे। बिल्कुल। जो बैंडविड्थ टेक्स्ट मैसेज को मिलीसेकंड्स में पहुंचाने के लिए बनी थी, वो पूरी तरह चोक हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रैश हो सकता है। एकदम सही। और इसी भयानक समस्या ने क्लाउड स्टोरेज को जन्म दिया। ओहो, तो मतलब ड्राइव लिंक कोई मजबूरी नहीं, सोल्यूशन है। हाँ, इंजीनियर्स ने महसूस किया कि फाइल की पूरी कॉपी ईमेल के साथ चिपकाकर भेजना बेवकूफी है। इसके बजाय फाइल को एक सुरक्षित केंद्रीय सर्वर यानी क्लाउड पर अपलोड कर दिया जाए और ईमेल में सिर्फ उस फाइल तक पहुंचने का एक रास्ता दे दिया जाए, यानी कि लिंक। इससे ईमेल का साइज कुछ किलोबाइट्स में ही सिमट गया। सर्वर पर बोझ कम हुआ, नेटवर्क की स्पीड बनी रही और डेटा सुरक्षित भी हो गया। 25 MB के लिमिट असल में इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक। जो चीज हमें एक रुकावट लगती थी वो असल में सिस्टम को बचाने की ढाल निकली। यही तो इंजीनियरिंग की खूबसूरती है। सच में। तो अब कीबोर्ड और इंटरनेट को समझने के बाद अब उस जगह चलने का वक्त है जहां कंप्यूटर का असली दिमाग धड़कता है, यानी कि नंबर सिस्टम्स। बिल्कुल। बात हो रही है कंप्यूटर की असली भाषा की। हम कीबोर्ड से चाहे ए दबाएं या इंटरनेट से कोई ईमेल भेजें, कंप्यूटर के अंदर कोई हिंदी अंग्रेजी तो जाती नहीं है। मशीन को तो इंसानी भाषा समझ नहीं आती। वहां एंट्री होती है बाइनरी सिस्टम की। नोट्स के अनुसार ये बेस 2 सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। हाँ, 0 और 1। 1 स्टेट को दिखाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये ऑन और ऑफ असल में होता क्या है मशीन के अंदर? इसे समझने के लिए हमें कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्तर पर जाना होगा। चलिए चलते हैं। एक आधुनिक कंप्यूटर चिप के अंदर अरबों की तादाद में बहुत छोटे छोटे स्विच लगे होते हैं। स्विच? जैसे हमारे घर की लाइट के स्विच होते हैं? काम वैसा ही करते हैं, पर इन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये ट्रांजिस्टर बिजली के प्रवाह को रोक सकते हैं या आगे जाने दे सकते हैं। ओके। जब बिजली बह रही होती है तो उसे ऑन स्टेट या 1 माना जाता है, और जब बिजली रुकी होती है तो उसे ऑफ स्टेट या 0 माना जाता है। अच्छा। बस इन्हीं अरबों ट्रांजिस्टर्स के लगातार चालू और बंद होने के पैटर्न से कंप्यूटर दुनिया की हर कैलकुलेशन करता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन 0 और 1 को बिट कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। हाँ, नोट्स बताते हैं कि ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, और जब ऐसे 8 बिट्स मिल जाते हैं तो वो एक बाइट बनाते हैं। बिल्कुल सही, 8 बिट्स का एक बाइट। लेकिन एक इंसान जो कीबोर्ड पर टेक्स्ट टाइप कर रहा है, वो बाइनरी कैसे बनता है?
यहीं पर इनकोडिंग का काम शुरू होता है। मतलब ASCII एनकोडिंग, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हाँ, इसका मतलब है कि कीबोर्ड पर मौजूद हर एक चिन्ह का एक खास नंबर फिक्स कर दिया गया है। जैसे नोट्स में दिया है कि प्लस कैरेक्टर का ASCII कोड 43 होता है। और ये 43 फिर बाइनरी में बदला जाता है। सोचिए अगर ASCII जैसा कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ना होता तो क्या होता? क्या होता? एक कंप्यूटर से भेजा गया मैसेज दूसरे कंप्यूटर पर जाके कुछ और ही बन जाता। अरे बाप रे, फिर तो कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता। ASCII ने पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स के लिए एक नियम तय कर दिया कि जब भी 43 का बाइनरी कोड प्रोसेसर के पास जाएगा तो स्क्रीन पर प्लस का निशान ही छपेगा। अब ये बाइनरी का गणित भी देख लेते हैं। डेसिमल नंबर 7, जो हमारी रोजमर्रा की गिनती का नंबर है, उसे जब बाइनरी में बदलते हैं तो वो 111 हो जाता है। हाँ, 7 का बाइनरी 111 है। नोट्स के हिसाब से 7 को 2 से भाग देते जाते हैं। क्योंकि ये बेस 2 सिस्टम है। हाँ, और जो शेषफल यानी रिमाइंडर बचे उसे नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेते हैं। बिल्कुल। जैसे 7 में 2 का भाग दिया तो 3 बार गया और 1 शेष बचा। फिर 3 में 2 का भाग दिया तो 1 बार गया और 1 शेष बचा। अंत में उस 1 में 2 का भाग दिया तो 0 बार गया और 1 शेष बचा। इन शेष फलों को नीचे से ऊपर पढ़ने पर 111 मिलता है। ये गणित का बिल्कुल सटीक तरीका है। बेस 2 होने के कारण हर बार 2 से ही भाग दिया जाता है। और ऑक्टल में इसी तरह जब डेसिमल को ऑक्टल यानी बेस 8 में बदलना हो तो नंबर में लगातार 8 का भाग दिया जाता है। ऑक्टल तक तो बात फिर भी नंबरों में थी, 8 का भाग दे दिया, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, जो कि बेस 16 है। ये सबसे दिलचस्प सिस्टम है। मुझे तो ये सबसे उलझाने वाला लगा। इसमें 16 प्रतीक होते हैं। 0 से 9 तक तो नॉर्मल नंबर होते हैं, लेकिन उसके बाद A से लेकर F तक अंग्रेजी के अक्षर आ जाते हैं। हाँ, जहाँ A का मतलब 10 है और F का मतलब 15। अब यहाँ आकर दिमाग थोड़ा उलझता है। बाइनरी में तो बल्ब ऑन ऑफ हो रहे थे, चलो समझ आ गया। ऑक्टल में नंबर थे, वो भी ठीक है, लेकिन इस हेक्साडेसिमल में ये A, B, C, D क्यों घुसा दिए गए? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है और इसका जवाब कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की मजबूरी से जुड़ा है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? देखिए, जैसे जैसे कंप्यूटर एडवांस हुए, डेटा का आकार बहुत बड़ा हो गया। मान लीजिए 16 बिट्स का एक बाइनरी कोड है, 101011011110011101। फुह, ये तो सुनते ही सिर चकरा गया। मशीन के लिए इसे पढ़ना सेकंड्स का काम है, लेकिन जो इंजीनियर इसे स्क्रीन पर देखकर डीबग कर रहा है, उसके लिए 0 और 1 की इतनी लंबी लाइन किसी बुरे सपने जैसी है। जाहिर सी बात है। एक छोटा सा 0 अगर गलती से 1 हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। मतलब इंसानी दिमाग के लिए 0 और 1 की इतनी लंबी कतारों को प्रोसेस करना और याद रखना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। एकदम सही। इसीलिए हेक्साडेसिमल को एक शॉर्टकट के रूप में इजाद किया गया। अच्छा, तो ये भी एक शॉर्टकट ही है? हाँ, हेक्साडेसिमल में 4 बाइनरी बिट्स के एक ग्रुप को सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर से दिखाया जा सकता है। मतलब डेटा सिकुड़ जाता है। जी, जो 16 बिट का लंबा बाइनरी कोड अभी मैंने बोला था ना, हाँ। हेक्साडेसिमल में वो सिर्फ 4 अक्षरों में सिमट जाता है, ABCD। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब आप ही बताइए, ABCD याद रखना ज्यादा आसान है या 16 बार 0 और 1 बोलना? जाहिर है ABCD, लेकिन फिर वो अक्षरी क्यों? 10, 11, 12 क्यों नहीं? रही बात A से F तक के अक्षरों की, तो बेस 16 होने के कारण 0 से 15 तक के लिए सिंगल डिजिट चाहिए थे। एक ही डिजिट होना चाहिए। 0 से 9 तक तो हमारे पास मौजूद थे, लेकिन 10 लिखते ही वो 2 डिजिट हो जाते, 1 और 0। अच्छा, तो कंफ्यूजन हो जाता। बिल्कुल। इससे ये भ्रम पैदा होता कि मशीन इसे 10 पढ़ रही है या अलग-अलग 1 और 0 पढ़ रही है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। इसी भ्रम को जड़ से खत्म करने के लिए 10 को A, 11 को B और 15 को F मान लिया गया। तो हेक्साडेसिमल कोई नई भाषा नहीं है, बल्कि वो मशीन और इंसान के बीच के गैप को कम करने वाला एक अनुवादक या शॉर्टकट है। चिक छुपा है। बिल्कुल, बिना लॉजिक के कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं होता। आज के इस डीप डाइव में हमने कीबोर्ड के चीट कोड समझे, वेब ब्राउजर की गाड़ी में बैठकर सर्च इंजन का GPS इस्तेमाल किया, ईमेल के फॉरवर्ड और BCC के रहस्य को सुलझाया और अंत में 0 और 1 की दुनिया के साथ साथ हेक्साडेसिमल के अल्फाबेट्स का राज भी जाना। जो लोग CPT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सफर बहुत मददगार साबित होने वाला है। मुझे भी यही लगता है। और इस सफर के अंत में एक बहुत ही गहरे विचार पे गौर करना दिलचस्प होगा। वो क्या? आज ही सामने आया कि दुनिया का हर एक गाना
इंटरनेट का हर एक हाई डेफिनेशन वीडियो, हर एक वेबसाइट और यहाँ तक कि एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हाँ। गहराई में जाकर देखें तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्विच के ऑन और ऑफ यानी 0 और 1 के लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन से ही बनी है। बिल्कुल, इंटरनेट और कंप्यूटर का पूरा अस्तित्व ही उसी बाइनरी की नींव पर खड़ा है। तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि इंसानी दिमाग जो इतनी जटिल भावनाएं और विचार पैदा करता है, जिसमें लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, क्या उसके काम करने का तरीका भी ऐसी ही किसी बाइनरी भाषा या ऑन ऑफ के पैटर्न पर आधारित हो सकता है? जब एक न्यूरॉन फायर करता है या मिसफायर करता है, तो क्या वो भी कुदरत के बनाए हुए किसी बेहद एडवांस बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है? उफ, ये विचार तो सच में दिमाग की नसें झकझोर देने वाला है। क्या हमारा मानव मस्तिष्क भी एक तरह का जैविक कंप्यूटर है जो सिर्फ 0 और 1 के कॉस्मिक कोड पर चल रहा है? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने और खुद रिसर्च करने की बहुत गुंजाइश है। ये सवाल आज दिन भर दिमाग में गूंजता रहेगा। बिल्कुल गूंजना चाहिए। तो इसी गहरे विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।